मूवी SM एक्सप्लेन में आज की फिल्म है 2067। अर्थ पर ऑक्सीजन और प्लांट खत्म हो जाने की वजह से तमाम लोग मर रहे होते हैं और कुछ लोग जो कि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की बेस पे जिंदा होते हैं वो भी एक बीमारी का शिकार हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो भी मरने लगते हैं। इस पूरी सिचुएशन का सोल्यूशन सिर्फ टाइम मशीन ही होती है, जिसके जरिए फ्यूचर से प्लांट और ऑक्सीजन कलेक्ट करके पास्ट में लाया जा सकता है। इस मशीन को सिर्फ ईथन ही ऑपरेट कर सकता है। अब क्या ईथन इस मशीन के जरिए फ्यूचर में जाएगा, और अगर वो जाएगा तो क्या वो इस मिशन में सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं। मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि अर्थ पर प्लांट ना होने की वजह से नेचुरल ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से जमीन पर लोग मरना शुरू हो जाते हैं, सिवाय ऑस्ट्रेलिया के एक शहर के जहाँ के लोग आर्टिफिशियल ऑक्सीजन यूज कर रहे होते हैं। लेकिन ये आर्टिफिशियल ऑक्सीजन भी इनकी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होती। इसकी वजह से इन पर एक डिजीज अटैक कर रही होती है, जिसकी वजह से लोग आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ ही जा रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इथन जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर होता है, उसकी बीवी भी इस डिजीज का शिकार हो जाती है। इथन उसे बेस्ट क्वालिटी ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा होता है, क्योंकि अब इस टाइम पर उन्हें ऑक्सीजन के लिए भी पे करना पड़ता था। और ऑस्ट्रेलिया में ये जो लोग बचे हुए हैं ये एक खास कॉर्पोरेशन की वजह से ही बचे होते हैं, जो कि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सप्लाई करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एथन को रेजिनिया अपने ऑफिस में बुलाती है, जो कि ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी की CEO और एक रिसर्चर होती है। वो एथन को बताती है कि अगर ये बीमारी इसी तरह फैलती रही तो बहुत जल्द सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। वो उससे बताती है कि एक तुम ही हो जो इस दुनिया को बचा सकते हो। एथन उसकी बातों से काफी कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए रेजिनिया एथन को एक लैब में लेकर जाती है। एथन के साथ उसका एक दोस्त भी होता है। लैब में जाने पर उन्हें एक टाइम मशीन दिखाई जाती है और वहाँ एथन को बताया जाता है कि ये टाइम मशीन उसके फादर ने बनाई थी। रेजिनिया एथन से कहती है कि इस मशीन को तुम ही चला सकते हो, क्योंकि इस मशीन का एक पार्ट तुम्हारे पास इस वॉच की शक्ल में मौजूद है, जो कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें दी थी। वॉच के बारे में सुनते ही एथन को याद आता है कि बचपन में जब उसके फादर ने उसे ये वॉच दी थी तो उसके हाथ से बहुत ब्लड निकला था और ये वॉच वहीं पे फिक्स हो गई थी। लेकिन इस वॉच के बारे में एथन इससे पहले कुछ नहीं जानता था, और अब एथन को बताया जाता है कि इस टाइम मशीन में फ्यूचर से एक मैसेज आया है, जिसमें तुम्हें 400 साल आगे यानी फ्यूचर में भेजने की बात हो रही है। यहाँ लैब के डॉक्टर एथन को बताते हैं कि हमें पता चला है कि अब से 400 साल बाद दुनिया बिल्कुल पहले जैसी हो गई है, यानी वहाँ पर प्लांट्स और ऑक्सीजन है और वहाँ का क्लाइमेट भी बिल्कुल नॉर्मल है और वहाँ का एनवायरनमेंट अब दोबारा से इंसानों के रहने के काबिल है। वो उससे कहते हैं कि तुम्हें अपने फादर के एक्सपेरिमेंट के मुताबिक वहाँ जाना है और वहाँ से ऑक्सीजन और प्लांट्स को कलेक्ट करके किसी भी तरीके से यहाँ लेके आना है, यानी तुम्हें फ्यूचर से प्लांट और ऑक्सीजन को पास्ट में लेकर आना है, जिससे कि हम यहाँ दोबारा लाइफ स्टेबल कर सकेंगे। एथन को लगता है कि ये सब लोग मिलकर उसके साथ कोई गेम खेल रहे हैं। अगर उनकी बात में कोई सच्चाई है भी तब भी वो नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसकी बीवी बीमार होती है। साइंटिस्ट को लगता है कि अगर इथन फ्यूचर में चला जाए तो वो दोबारा से इस अर्थ को पहले जैसा कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इथन अपने फ्रेंड जूड के साथ बैठा होता है, जो कि उसे फ्यूचर में जाने के लिए मना रहा होता है। लेकिन इथन फ्यूचर में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो अपने फादर जैसा नहीं बनना चाहता था, जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपनी फैमिली को अकेला छोड़ दिया था। जूड उसे समझाता है कि सिर्फ यही एक तरीका है जिससे तुम अपनी वाइफ को भी बचा सकते हो। इसके बाद इथन जब घर जाकर अपनी वाइफ से ये सारी बातें शेयर करता है तो वो भी उसे फ्यूचर में जाने के लिए इंसिस्ट करती है। इथन रात को इस बारे में काफी सोचता है। सुबह वो उठ के रेजिना के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं फ्यूचर में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए मेरी शर्त है कि क्योर मिलने पर सबसे पहले वो उसकी बीवी का इलाज करेंगे। रेजिना इथन की बात मान लेती है और अब इथन के फ्यूचर में जाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। यहाँ लैब में इथन को एक सूट दिया जाता है, जो कि उसने मशीन में जाने से पहले पहनना होता है। अब इथन इनसे नेक्स्ट प्लानिंग पूछता है, लेकिन वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते होते। उनको नहीं पता होता कि इथन को वहाँ कौन मिलेगा, और वो
वो इस बारे में भी श्योर नहीं होते कि ईथन वहाँ से ऑक्सीजन और प्लांट भेज सकेगा या नहीं। वो लोग ईथन को एक डिवाइस देते हैं जिसके जरिए ईथन अपने पास से कनेक्ट रहेगा। इसके बाद ईथन को मशीन में बैठा दिया जाता है। इसका टाइम सेट करने के बाद वो लोग मशीन को ऑन कर देते हैं। मशीन के अंदर ईथन बहुत तेजी से मूव कर रहा होता है और बिलाहर वो एक अननोन जंगल में आ गिरता है। हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से ईथन के सूट में आग लग जाती है जिसे वो उतार देता है। ईथन की हालत काफी खराब हो जाती है, लेकिन फिर ग्रीन प्लांट्स और नेचुरल ऑक्सीजन की वजह से वो कुछ बेहतर महसूस करने लगता है। इसके बाद थोड़ा आगे जाने पर ईथन को एक स्केलेटन नजर आता है के हेड पर बुलेट का निशान होता है। इसके बाद जब ईथन ड्रेस पर नाम देखता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि ये उसी का स्केलेटन होता है। इसके बाद ईथन को स्केलेटन के पास एक डिवाइस मिलती है जो कि बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी उसे लैब में दी जाती है। ये देखकर ईथन बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे नहीं समझ आ रही होती कि वो क्या करे। स्केलेटन के हाथ पे भी बिल्कुल वैसी ही वॉच होती है जैसी कि ईथन के हाथ में। इन दोनों में फर्क सिर्फ लाइट का होता है। इसके बाद रात हो जाती है और ईथन रात गुजारने के लिए आग जलाता है। उसे भूख भी लग रही होती है, इसलिए वो जंगल से कुछ बेरीज लेके खा लेता है। लेकिन बेरीज खाने के बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो देखता है कि उसका फ्रेंड जूड उसके पास होता है जो उसे बताता है कि उस डिवाइस के जरिए लैब में उसकी तबीयत खराब होने के बारे में पता लग गया था, इसलिए वो यहाँ उसकी हेल्प के लिए आया है। इसके बाद वो दोनों एक डोर के पास पहुँचते हैं और अब हम देखते हैं कि ईथन का स्केलेटन इस दरवाजे के पास पड़ा हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि पास्ट में जरूर कुछ चेंजिंग हुई थी। इसी दौरान डोर से एक स्कैनर निकलता है जो कि ईथन की आई को स्कैन करता है और डोर ओपन हो जाता है। अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है ये तो वही लैब है जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। जूड ये सब देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वहां टाइम मशीन होती है जिसके जरिए वो दोबारा पास्ट में जा सकते थे। लेकिन वहाँ उनको टाइम मशीन के ऊपर एक टाइमर मिलता है जिससे उन्हें ये पता चलता है कि ये लैब रिएक्टिवेट होने के 4 घंटे बाद खत्म हो जाएगी। ये सिस्टम इसलिए इस तरह डिजाइन किया जाता है ताकि इस सिस्टम का कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। यहाँ पे ईथन एक होलोग्राम ऑन करता है जिस पर उसके फादर ने इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स दी होती हैं। उन्हें जल्दी से अपना काम खत्म करके वापस जाना था, लेकिन जब वो देखते हैं कि ऑक्सीजन कलेक्टर खराब है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम होता है और अब अपने मिशन में सक्सेसफुल होने के लिए उन्हें इस मशीन को भी ठीक करना होगा। इसके बाद वो लोग लैब से बाहर आते हैं। बाहर आने पर वो देखते हैं कि जगह जगह ह्यूमन स्केलेटन पड़े हुए हैं। यहाँ फ्यूचर में ईथन अपने घर जाता है और अपनी वाइफ का स्केलेटन देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसकी वाइफ के हाथ में वो मेटल का फूल होता है जो कि ईथन जाने से पहले उसके लिए छोड़ जाता है। इसके बाद ईथन फ्यूचर में मिली उस डिवाइस की रिकॉर्डिंग को ऑन करता है जिस पर उसे पता चलता है कि माजी में उसे शूट करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि जूड ही होता है। जूड भी ये रिकॉर्डिंग सुन लेता है और वो सच में इसे शूट करने के लिए खड़ा होता है, लेकिन ईथन किसी तरह उसे खुद को शूट करने से रोक लेता है और वो डिसाइड करता है कि वो मरने से पहले अपनी मशीन को ठीक करेगा। अब वो लोग लैब में दोबारा वापस आ जाते हैं और उनके पास सिर्फ 37 मिनट्स बाकी होते हैं। यहीं पर ईथन लैब के बाहर अपना स्केलेटन देखने आता है कि क्या जूड को रोकने से उसका फ्यूचर चेंज हुआ है कि नहीं। ईथन देखता है कि उसका स्केलेटन बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन उसकी वॉच की लाइट जो कि पहले रेड थी वो अब ग्रीन हो चुकी थी। इसके बाद ईथन अपनी डिवाइस की बैटरी निकालकर फ्यूचर वाली डिवाइस में डालता है और एक वीडियो ऑन होती है जिसमें जूड उसे मार रहा होता है। ये देखकर जूड उसे समझाता है कि हमारे बचने के चांस वैसे भी बहुत कम हैं। अगर हम इस ऑक्सीजन कलेक्टर को ठीक करेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम जाया हो जाएगा, इसलिए हमें इस टाइम मशीन के जरिए वापस चले जाना चाहिए। लेकिन ईथन उसकी बात नहीं मानता और उसे एक रूम में लॉक कर देता है। इसके बाद ईथन लैब में आता है और होलोग्राम से अपने फादर की रिकॉर्डिंग को ऑन करता है। इस रिकॉर्डिंग के जरिए ईथन को पता चलता है कि उसके फादर अपने इन्वेंशन के जरिए मैनकाइंड को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, लेकिन रेजिना इस टाइम मशीन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। रेजिना अपने मकसद में कामयाब न हो पाए, इसलिए उसके फादर इस मशीन को ईथन के डीएनए से कनेक्ट कर देते हैं।
इसीलिए वो वॉच पहनने पर इसके हाथ से बहुत ज्यादा ब्लड निकला था। लेकिन रेजिना हार मानने वालों में से नहीं होती। वो जूड के साथ मिलकर ईथन के पेरेंट्स को मार देती है ताकि वो फ्यूचर में ईथन को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सके। ये सब देखकर ईथन को बहुत गुस्सा आता है कि जूड जिसे वो अपना भाई समझता था उसी ने उसके पेरेंट्स को मारा होता है और वो इतने सालों से जूड के कहने पर अपने फादर को गलत समझ रहा था। अब ईथन रेजिना को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए वो टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय करने ही वाला होता है कि जूड उसे आकर रोक लेता है और वो उसे बताता है कि उसे रेजिना ने यहाँ भेजा है कि जब तुम टाइम मशीन के डिफेक्ट को ठीक कर लो तो मैं तुम्हें मार दूं। लेकिन जूड ईथन को अपने भाई जैसा ही समझता था, इसीलिए वो ईथन की बजाय अपने आप को शूट कर लेता है। इसके बाद ईथन अपने फादर के मिशन पर लग जाता है। वो थोड़े से टाइम में ऑक्सीजन कलेक्टर को ठीक कर लेता है और उसके साथ प्लांट्स को मशीन में रख कर पास्ट में भेज देता है। वो अपने फादर के मर्डर की वीडियो और रेजिना की प्लानिंग के तमाम एविडेंस इसके साथ ही भेज देता है और खुद वो फ्यूचर में ही रुक जाता है। इससे रेजिना की तमाम प्लानिंग बर्बाद हो जाती है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। ईथन अपनी वाइफ के लिए पास्ट में एक फूल भी भेजता है और वहाँ वो फ्यूचर में टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। इसके बाद जब वो लैब से बाहर आता है तो उसे कोई स्केलेटन नजर नहीं आता, जिससे उसे पता चल जाता है कि पास्ट में सब ठीक हो चुका है। और यही फ्यूचर की ग्रीनरी पे इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।